नमस्कार विद्यार्थियों, बीएन मंडल विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। मेरे आज की क्लास का विषय है भारत में स्थानीय स्वशासन, नगर स्वशासन। हम अपने इस ऑनलाइन क्लास के पहली कड़ी में देख चुके हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास विभिन्न पंचायतों और नगरीय प्रशासन के द्वारा ब्रिटिश काल में किस प्रकार से हुआ था और उसके बाद आज़ादी के बाद विभिन्न पंचायती राज व्यवस्थाओं को बनाने के लिए किस प्रकार से उनका विधायन हुआ, किस प्रकार से उनको डेवलप किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और विभिन्न समितियों के माध्यम से उनका विकास किया गया और अंततः संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के तहत 1993 में जो लागू हुआ, 92 में ये पास हुआ था। 73वें अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाएं यानी ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई और 74वें अधिनियम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय निकायों की स्थापना की गई। तो पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं स्थानीय स्वशासन में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम के तहत नगरीय स्वशासन संस्थाएं हैं जिसके अंतर्गत स्थानीय निकाय की स्थापना हुई। इन स्थानीय निकाय संस्थाओं की स्थापना के परिणाम स्वरूप 12वीं अनुसूची संविधान में सम्मिलित की गई, जिसके अंतर्गत 18 विषय दिए गए हैं, जिसमें नालियों के निर्माण, उनके रख रखाव, विभिन्न जलकर से संबंधित वहाँ पे पानी की सप्लाई हो, वहाँ पे किस तरह से नलकूपों की स्थापना की जाएगी, या फिर पथ प्रकाश की व्यवस्था हो, या फिर स्थानीय स्तर पे पार्कों की या फिर शिक्षण संस्थाओं की या विभिन्न इस प्रकार की स्थितियां जो नितांत की स्थानीय महत्व की होती हैं, उनका रख रखाव कैसे किया जाएगा, उनकी स्थापना किससे की जाएगी, उनको किस प्रकार से चलाया जाएगा, चुंगी लेने का क्या प्रतिशत होगा या फिर किस प्रकार से लिया जाएगा, ये सारा कुछ 18 में जो 18 विषय हैं उनके अंतर्गत ये दिया गया है अनुसूची नंबर 12 में। और 243 में भाग 9 के अनुच्छेद 243 में नगरीय स्वशासन से संबंधित नियमों को भी स्थापित किया गया, जिसमें राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार के साथ मिलकर के या उसको सलाह देगा और उस आधार पे उनकी शक्तियों का निर्धारण किया जाएगा। किस प्रकार से ये नगरीय स्थानीय निकाय की संस्थाएं जो हैं वो किस स्तर पे विभिन्न, चाहे गृहकर हो गया, जलकर हो गया, विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से, चुंगियों के माध्यम से किस प्रकार किस स्तर तक का वो टैक्स लेंगी, उनका निर्धारण करना आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इन चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हों या स्थानीय निकाय की शहरी संस्थाएं हों, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता है, वो कानून नहीं बनाती हैं। तो ये सब कुछ राज्यों के अंतर्गत दिया गया है और किस मात्रा में टैक्सेशन वो करेंगी, उनका वितरण किस प्रकार से किया जाएगा, राज्य किस लेवल का टैक्स उनके अनुदान इन स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं को देंगे, ये सारा कुछ आर्टिकल 243 में लिखा हुआ है, जो कि राज्य का विधानमंडल ये चीज प्रोवाइड करता है स्थानीय निकाय की संस्थाओं को। तो नगरीय संस्थाओं में जो सबसे कम जनसंख्या की संस्थाएं हैं, जो सबसे कम स्तर की जो संस्था है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या की आवश्यकता होती है, वो नगर पंचायत के नाम से जाना जाता है। मूलतः ये इस तरह का क्षेत्र होता है जिसमें ग्रामीण से शहरी यानी ये कस्बाई इलाके होते हैं जो कि शहर की तरफ अग्रसर होते हैं। उनकी सारी स्थापनाएं इस प्रकार से होती हैं जिसमें शहरी कल्चर डेवलप हो रहा होता है, यानी आप कस्बे कह सकते हैं, टाउनशिप या टाउन एरिया बोला जाता है। ये प्रथम स्तर की, सबसे छोटे स्तर की जो नगर पंचायत होती है, इसके बाद नगर पालिकाओं की स्थापना की जाती है। टाउन एरिया के बाद नगर पालिकाओं की स्थापना होती है। बहुत सारी जगहों पे महानगर पालिकाओं की भी स्थापना होती है
और उससे बड़े स्तर पे नगर निगम की स्थापना की जाती है, जिसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कहते हैं, नगर निगम होता है। टाउन एरिया का चेयरमैन हो गया, या फिर नगर के जो अध्यक्ष हो गए, जिनको मेयर कहा जाता है। इनकी डायरेक्ट स्तर पे इनकी नियुक्तियां होती हैं, और ये अपने स्तर पे अपने क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से संबंधित सारे कार्यों को देखने के लिए प्रधान कार्यकारी होते हैं। इसी के साथ ही वार्ड समितियों की भी स्थापना की जाती है, जिसके अनेक मेंबर्स होते हैं, जिनमें पार्षद बोला जाता है या काउंसलर नगरीय क्षेत्रों में बोला जाता है, या फिर वार्ड मेंबर्स जो हैं वो नगर पालिकाओं में बोलते हैं, जिनमें वार्ड समितियों के माध्यम से भी इनका एक परिषद होता है, जो कि विभिन्न कार्यों को, नियमों को वो देखने का काम वो करते हैं, और अपने एक निश्चित वार्ड में उस पूरे स्थानीय प्रशासन की संस्था के अंतर्गत अपने क्षेत्र विशेष की नगर पालिकाओं से संबंधित विषयों की वो देखरेख करते हैं। तो यह सारा कुछ नगरीय प्रशासन के स्तर पे होता है, जिनमें नगर पंचायत या फिर नगर परिषदों की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत की स्थापना, इसके ऊपर जो ज्यादा जनसंख्या के क्षेत्र हैं वो उनमें नगर परिषदों की, फिर और महानगर पालिकाओं की स्थापना की जाती है, फिर नगर निगम की स्थापना की जाती है। अलग अलग राज्यों में यह अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अलग अलग राज्यों के विधानमंडलों को, वहाँ की सरकारों को ये पावर दिया गया, ये शक्तियां दी गई हैं इन्हीं 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, कि वहाँ पे विशेषीकृत व्यवस्था कर सकें। इसके साथ साथ ऐसे भी स्थितियां आती हैं कि न ही कोई क्षेत्र नगर का होता है, न ही कोई क्षेत्र विशिष्ट रूप से कस्बाई क्षेत्रों का होता है, यानी वहाँ बहुत पहले से कोई आबादी नहीं होती है, वैसा कोई कल्चर नहीं होता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं, और वो किसी एक विशिष्ट कार्य के लिए वो स्थापना की गई रहती है। जैसे आप देखें तो पोर्ट परिषद या पोर्ट ट्रस्ट जो होते हैं, यानी बंदरगाह परिषदों की स्थापना की जाती है, या फिर विशिष्ट इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की परिषदें होती हैं, जिनकी स्थापना करने का काम कैंटोनमेंट बोर्ड, जो मिलिट्री के रहने वाले लोगों के लिए एक क्षेत्र विशेष जो होता है, उनको कैंटोनमेंट बोर्ड या कैंट बोर्ड बोलते हैं। उनके अंतर्गत कुछ मनोनीत आधार पे, यानी वहाँ पे कार्यपालिका का या राज्य सरकारों के द्वारा कुछ मनोनीत अधिकारी भी होते हैं, और वहाँ पे कुछ लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इसका कारण ये होता है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत पहले से वहाँ पे रह नहीं रहे होते हैं, और वो अस्थायी रूप से वहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आए हुए होते हैं। इसलिए उनका एक आवश्यकता स्थानीय स्वशासन की कुछ अलग तरह की होती है, कुछ विशेषीकृत और स्पेशलाइज्ड होती है। इसके लिए बंदरगाह जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, परिषदों की स्थापना की गई जाती है, या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थापना की जाती है, या फिर नोटिफाइड एरिया जिनको कहते हैं, उनकी स्थापना इन विशिष्ट जगहों पर की जाती है, जो कि नगरीय प्रशासन की तरह ही होते हैं। उनका कार्य सारा कुछ होता है, लेकिन उनमें इलेक्शन का कार्य सीमित स्तर पर होता है। उनका स्वशासन का कार्य तो होता है, उनके एग्जीक्यूटिव्स नियुक्त किए जाते हैं, और वो सीमित आधार पे उनमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जिसपे बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो सरकार के अपने महत्व की हो जाती हैं, और राज्य सरकारें अपने स्तर पे वो कार्य देखती हैं। तो नगर पंचायतों के साथ साथ इस तरह के जो नोटिफाइड एरिया हैं वो भी महत्वपूर्ण हमारे लिए होते हैं। नगरीय प्रशासन में एक बात और ध्यान देने वाली बातें हैं, जैसे अनुसूचित एरियाज जो हैं वहाँ पे भी राज्य विधानमंडलों को विशेष प्रकार की शक्तियाँ दी जाती हैं, और वहाँ पे वो उसका विशेष रूप से अलग तरीके से प्रबंधन करते हैं, और उस पे शासन की अलग से व्यवस्था करते हैं। इन दोनों ही प्रकार के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का निर्वाचन 5 साल के लिए किया जाता है। इनका निर्वाचन कौन कराएगा, किस प्रकार से कराया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से कैसे कराया जाएगा, यह सब कुछ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। यह भी हमारे 73वें और 74वें संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 9 में दिया गया है, जिसका विधि द्वारा राज्य विधानमंडल विभिन्न राज्यों में अपने अपने राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करते हैं, जो कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों
का चुनाव कराते हैं, इसके साथ साथ ही शहरी स्थानीय निकायों के भी चुनाव वो कराते हैं। और इसी के साथ साथ राज्य वित्त आयोग, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, वो ये है कि वो नगरीय और ग्रामीण दोनों ही प्रकार के स्वशासन के संस्थाओं में कितना राज्यों के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र द्वारा अनुदान दिया जाएगा, उसका विभाजन करना या उसके रूप में सलाह देना, कैसे कर लगाए जाएंगे, किस मात्रा में लगाए जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, और राज्य के द्वारा अनुदान कितना सुनिश्चित कराया जाएगा, इसके लिए सलाह मशवरा देने का भी काम राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। इसकी भी स्थापना संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज कानूनों में कर दी गई थी। इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि भारत में संविधान के अंतर्गत जब इनको एक संवैधानिक आधार मिल गया, इन दोनों ही प्रकार के संस्थाओं को, स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, इनको इन सरकारों को जब स्वशासन का स्थानीय आधार मिल गया, तो इसमें ढेर सारे हमें फायदे भी दिखाई दिए और ढेर सारे हमें इसके नुकसान भी दिखाई दिए। विभिन्न प्रकार के फायदों में अगर हम देखें तो ये सबसे पहले देखा जाएगा कि भारत की जनता में ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे सीधे सीधे एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पद्धति का निर्माण हुआ। ऐसे मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य भी विकसित हुए कि हम किस प्रकार से लोगों को इलेक्ट करेंगे और हम अपने जो सीमित स्तर पे जो स्थानीय महत्व के मुद्दे हैं उनका शासन हम खुद करेंगे, सार्वजनिक निर्णयों को हम खुद कराएंगे। हम देखें तो 2008 से मनरेगा संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। उसके लागू होने के साथ साथ इन ग्रामीण स्तर पे जो रोजगार की जो बात थी, वो उसमें इन प्रधानों की और ग्रामीण पंचायतों की का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और ये मनरेगा का पूरा दारोमदार काम कराने की जो स्थिति होती है वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं संस्थाओं के द्वारा कराया जाता है, जिसके कारण इसकी महत्व गाँव के लोगों को ही गाँव में रोजगार दिया जाता है। इस वजह से इन संस्थाओं का भी महत्व बढ़ गया है और जो नौकरशाही है कुछ हद तक उस पर लगाम लगा है और वो अपने कार्यों को स्थानीय स्तर पे जो बेरोजगारी की जो समस्या है, स्थानीय स्तर पे रोजगार देने का भी एक फायदे के रूप में हुआ है कि लोगों को गारंटीड एक रोजगार जो है वो मिलना सुनिश्चित हुआ है। हालांकि हम इसी के साथ साथ और भी फायदों में हम देखें, इस समय का जैसा महत्व या वैसी देश के अंतर्गत पूरे विश्व में जो कोविड-19 की जो स्थिति चल रही है, लोग प्रवासी मजदूरों का जो विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों से बड़े महानगरों से अपने गांव की तरफ पूरे संपूर्ण भारत में प्रवास हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में भी है और साथ ही साथ एक नए एवेन्यूज भी ग्राम पंचायत और शहरी निकाय की संस्थाओं को एक वो प्रभावित देते हैं, एक नए क्षेत्र के रूप में वो देते हैं, जिसके अंतर्गत इनके रोजगार की व्यवस्था करना, चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो या फिर स्थानीय स्तर पे कैसे गांव की जमीनों को ज़्यादा से ज़्यादा कृषि योग्य करना या औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो पंचायत की ज़मीनें हैं उनका सुनिश्चित कराया जाना, उनको लैंड वगैरह के लिए जो विभिन्न भूमि बैंक वगैरह के माध्यम से उनको लोन उपलब्ध कराया जाना और बहुत ही छोटे स्तर के स्मॉल मीडियम एंड मैक्रो लेवल की जो इंडस्ट्रीज MSMEs जो हैं उनके माध्यम से ग्रामीण पंचायत की जो स्वशासन के जो सरकारें हैं ये अच्छे ढंग से ये काम कर सकती हैं। इनका महत्व इन कोविड-19 के थ्रू के समय में, इस कोरोना के काल में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें इनका रोल अब आगे देखा जाना है कि सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें इन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा जो विभिन्न मजदूरों का नियोजन, उनका रोजगार और उनसे अच्छी तरह से काम कराने का ढंग या स्वरोजगार की किस तरह से विकसित करती हैं और आगे अर्थव्यवस्था में ये अपना योगदान किस स्तर तक दे पाते हैं, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे बहुत ही ज़्यादा लोगों का पलायन हो चुका है। वो लोग आ रहे हैं और आगे भी वो आते ही रहेंगे। इसी के साथ ही स्थानीय स्वशासन में जो महिलाओं की भूमिका या फिर स्थानीय लोगों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की भूमिका भी उनको आरक्षण देने की वजह से महत्वपूर्ण हुई है।
बहुत सारे राज्यों में जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार में भी 50% तक का लेजिस्लेशन वहाँ की राज्य सरकारों ने कर दिया है और वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है और उनका रोल भी, उनकी भूमिका ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते जा रही है इन ग्राम पंचायतों में और स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में। तो इस वजह से हम देखें कि अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का और राज्य विधानमंडल के द्वारा जो वहाँ पे ओबीसीज को जो अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है, इस वजह से इन जो संविधान में जो हाशिए पे खड़े लोग थे, उनको भी अधिक से अधिक अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उनको सार्वजनिक रूप से निस्तारण करने के लिए एक अलग तरीके से एक मंच मिल रहा है, जिसको वो अधिक से अधिक उसमें उत्साहपूर्वक वो भूमिका कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम इसके नकारात्मक पक्षों को देखें तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन सबसे पहले तो एक बहुत ही खर्चीली व्यवस्था है जो पंचायत व्यवस्था का निर्वाचन कराया जाता है राज्यों के द्वारा, या फिर नगरीय जो नगर निगम में या महानगर पालिकाओं में इलेक्शन कराया जाता है, वो लगभग उनका व्यय वैसा ही होता है जैसा कि प्रदेश में उस स्तर पे लोकसभा या विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। तो एक व्यय अलग से उनका एक खर्च हम देखते हैं। पहला तो सबसे पहला यही होता है। फिर वित्तीय स्थितियां भी इसी वजह से सुगम नहीं हो पाती हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग के संस्तुतियों के अनुशंसाओं के बाद भी, निर्धारण के बाद भी राज्य सरकारों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वो फंड नहीं दिया जाता है, या फिर उस पे नौकरशाही का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुत्व रहता है। उनके सैंक्शन के द्वारा ही उनको वो फंड दे सकते हैं। तो वित्तीय स्तर पे हमेशा नगर पंचायतों की और स्थानीय निकायों की मांग रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबन मिले और इसके साथ साथ ही उनको वित्तीय स्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा मदद भी मिले। उनको चाहे टैक्सेशन की बात हो या अनुदान, राज्यों के द्वारा अनुदान दिए जाने की बात हो, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका की भी बात करते रहते हैं। फिर इसी के साथ हम ये देखते हैं कि महिलाओं को एक नया पद प्रधानपति या मुखिया पति कहा गया है, जो एक प्रतिनिधित्व के रूप में, या प्रखंड पति इस तरह से है, जिसमें महिलाएं तो सिर्फ नाम मात्र के लिए अगर रोस्टर में वहाँ पे महिला सीट वो अगर घोषित हो जाती है, या फिर एससी या एसटी के लिए वो सीट घोषित रहती है, तो वहाँ पे सिर्फ डमी कैंडिडेट को खड़ा कराया जाता है। मतलब अगर आप देखें तो अपने अगर पहले से वो राजनीतिक घराना रहा है, वहाँ पे प्रधान होते रहे, तो वो अपने पत्नी को उठा देते हैं, अपनी बेटी को, अपने माँ को उठा देते हैं और फिर उसी आधार पे वो चुनाव वो जीत जाते हैं, क्योंकि पहले से ही वो प्रभुत्वशाली भूमिका में रहते हैं। और वो सिर्फ स्टैम्प का, जो भी महिला चुनाव जीती हुई होती है, जो ग्राम पंचायत की प्रमुख के रूप में, मुखिया के रूप में होती है, वो सिर्फ स्टैम्प, रबर स्टैम्प का काम करते हैं। वो सारा कार्य जो है वो पुरुष प्रधान समाज द्वारा ही या फिर उस प्रतिनिधि के द्वारा ही उनके किया जाता है। ऐसा सारी क्षेत्रों में भी होता है, पार्षदों के चुनाव से लेके मेयर को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि पार्षदों में भी महिलाओं की भूमिका नगण्य ही होती है, भले वो चुनाव जीत ही जाए, लेकिन उसमें वो डमी कैंडिडेट के रूप में होती हैं, रबर स्टैम्प के रूप में होती हैं। उनके सारे कार्यों का संचालन उनके पति के द्वारा, उनके पिता के द्वारा या फिर अन्य किसी प्रमुख पुरुष के द्वारा वो किया जाता है। इसके साथ साथ हम देखें पंचायतों में जब इलेक्शन होता है तो धन बल ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो गया है। बहुत सारा खर्च हो रहा है पंचायतों में, लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं वो चुनाव जीतने के लिए। और विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय प्रभुत्व का भी इस्तेमाल किया जाता है। जातिगत क्लैशेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब गांव में प्रधानी का इलेक्शन, मुखिया का इलेक्शन होता है तो ढेर सारी लड़ाइयाँ इसी वजह से हो जाती हैं और गांव में एक अलग राजनीतिक समीकरण हो जाता है, जिसमें बैर या वैमनस्य की स्थिति आ जाती है एक दूसरे के प्रति। ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें हम देखें कि लोकतंत्र के एक नकारात्मक पक्ष को यहाँ पे ये इंगित करता है। इसके साथ ही साथ पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जाते हैं और लोगों को विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा, चाहे वो शराब की बात हो या फिर पैसे दे करके वोट लेने की बात हो, शराब या साड़ी या विभिन्न अन्य प्रलोभनों के द्वारा भी ये देखा जाता है कि इन चुनावों में इनको इस प्रकार की चीज़ें अब धीरे धीरे आ चुकी हैं और ग्राम पंचायत के और शहरी निकायों में इस प्रकार से पैसे
की भूमिका और धन और बल दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, जो कि एक नकारात्मक संकेत के रूप में है स्थानीय निकाय की संस्थाओं में एवं ग्राम पंचायत की संस्थाओं में। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो जातिगत समीकरण है वो बहुत ही प्रभावी हो जाते हैं गाँव में या शहरों में, और एक जातिगत वैमनस्य या एक वोट बैंक के रूप में जो हमारे मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं वो भी हों, चाहे राज्य सरकारें हों, राज्य के जो निर्वाचन हो, उसमें तो जातियों का एक अलग विंग बन ही जाता है, उस आधार पे पूरी राजनीति परिलक्षित होती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इन गाँव में ये इसका सबसे विद्रूप रूप दिखाई देता है और सभी कुछ पर्सनल हो जाता है। जातिगत आधार पे वोटों का निर्धारण किया जाता है, उसके आधार पे वो पूरी गणित को वहाँ के जो भी उम्मीदवार होते हैं वो सेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि इसका एक और नकारात्मक पक्ष है। तो हम ये देखते हैं कि एक मिले-जुले स्वरूप में स्थानीय निकाय की संस्थाओं का महत्व रहा है और वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हैं। मूलतः गाँव के लोगों में अभी शिक्षा और जो जातिगत वैल्यूज हैं ये सब अभी धीरे-धीरे कम ही पाए जाते हैं, या फिर अभी उनका विकास धीरे-धीरे हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आगे चल कर के जब हम इसका प्रभावी विधायन करेंगे और इसी के साथ इन कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन करेंगे तो धीरे-धीरे ये स्थितियाँ सही होती जाएँगी। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा कि इनके व्यय को, इसमें जो फालतू के खर्च हैं, उस पे किस प्रकार से, जैसे निर्वाचन आयोग एक प्रभावी भूमिका में रहता है केंद्र एवं राज्य सरकारों में, जो भी लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर राज्य विधानमंडल का भी इलेक्शन हो, उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग को एक प्रभावी भूमिका में धीरे-धीरे आने की आवश्यकता है और उस आधार पे उनमें राज्य का दखल-अंदाज़ी या फिर राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल और राज्य सरकारों की जो हस्तक्षेप है वो कम से कम हो। इसको भी देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से एक इनका प्रभावी विधायन किया जाए और इनका निष्पादन किया जाए, जिससे इन संस्थाओं को, जो स्थानीय स्वशासन की जो संस्थाएँ हैं, जो हमारे निर्वाचन की जो सरकारें हैं, वो एक प्रभावी रूप से काम कर सकें। धन्यवाद।